हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणु शर्मा सत्यनाम स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। भौतिक विज्ञान की इंटर की क्लास है ये। इसमें हम फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम धीरे धीरे सारे टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? दो पदार्थों को रगड़ने पर वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि जो कांच की छड़ है, एक कांच की छड़ ले ली और एक रेशम ले लिया। कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम की छड़ पे जाते हैं, रेशम में जाते हैं। तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकले हैं और इधर गए हैं रेशम पर, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। किसमें? कांच की छड़ पर। और रेशम में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इससे हमें क्या पता चला कि कांच की जो छड़ है वो कैसी हो गई? धनावेशित हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और रेशम जो है वो क्या हो गई? ऋणावेशित हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई। अब हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों, जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, उसको जानते हैं क्या होती है? वैद्युत आवेश। हेडिंग है धारा व समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी जो करंट है और जो समय है यानी टाइम है, उसका जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर आई इंटू टी। आई क्या है बच्चों? धारा है। टी क्या है? समय है। और क्यू क्या है? आवेश है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला है क्यू बराबर एन इंटू ई। इसमें क्यू आवेश है और एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ई जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। अब हम पढ़ते हैं आवेश का मात्रक। आवेश के मात्रक पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि Q बराबर I इंटू टी होता है। I क्या है? धारा। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और T का मात्रक होता है सेकंड। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर गुणा सेकंड। एम्पियर गुणा सेकंड को ही क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। इसलिए आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम भी हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं बी में सूत्र क्या होता है इसके बारे में। Q बराबर होता है I इंटू टी। आई का जो बीमी सूत्र होता है वो ए से, ए है इसका संकेत, उसको ए से प्रदर्शित करते हैं, और जो समय होता है उसको टी से प्रदर्शित करते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए क्यू का जो बीमी सूत्र है वो क्या हो जाएगा? एम तो है ही नहीं यहाँ पर, तो एम जीरो, एल भी नहीं यहाँ पर, तो एल जीरो, और बचा गया ए टी, तो एम जीरो एल जीरो टी इंटू ए। ये क्या हो गया? इसका बीमी सूत्र हो गया। उसके बाद हम आते हैं आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश अभी बताया था, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धनावेश होता है, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋणावेश हो जाता है। अब एक नोट करके लिखेंगे, समान आवेश यानी सेम टाइप के जो आवेश होते हैं, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को अपने से दूर हटाएंगे। यानी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये एक दूसरे को दूर करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा जो है विपरीत आवेश होंगे, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, और इसमें एक माइनस एक प्लस है, तो ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित का मतलब है एक दूसरे को पास में लाएंगे। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर N इंटू ई, जहां पर E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होती है, कूलाम होती है। और N जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है, Q क्या है? कुल आवेश है। अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा जाए तो -e, और प्रोटॉन का आवेश होता है +e, और अल्फा कणों का आवेश कितना होता है? +2e। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, हम इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इसी पर बेस Q बराबर Ne पर हमारे पास कोई भी दो वस्तुएं होंगी। पहले हम समझ लेते हैं, दो वस्तु होंगी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये पॉजिटिव हो गई, और इलेक्ट्रॉन दूसरे पर जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन जिधर से निकलता है वो धनावेशित हो गई, और इलेक्ट्रॉन जहां प्रवेश करता है वो कैसी होगी? ऋणावेशित हो गई। यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो कैसी आवेश की प्रकृति होगी? ऋण आवेश उसमें होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो धन आवेश से होगा। जैसे क्वेश्चन में तीन चीजें पूछता है, या तो क्यू की वैल्यू बताइए, या इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, या आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति अगर पूछता है तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता तो धनावेशित, ऋणावेशित, और इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है तो धनावेशित। चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम ऋणावेश होता है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो हम पहले जाने कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण बच्चों होता है हीलियम परमाणु का नाभिक, यानी हीलियम हम जानते हैं क्या होता है? 2He4 होता है। तो 2 क्या है? इसमें परमाणु क्रमांक है, और 4 क्या है? परमाणु भार है। तो इसका मतलब हमने यहाँ बताया कि हीलियम परमाणु का नाभिक और परमाणु, यानी पहले हम परमाणु
बना लिया, उसके अंदर क्या होगा, नाभिक होगा, और नाभिक के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, दो क्या है, परमाणु क्रमांक है, दो ही क्या होगा, प्रोटॉन होंगे। और अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होंगे, और बाहर आप सभी को पता ही है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और ये पूरा क्या कहलाएगा, पूरा अल्फा कण कहलाएगा, क्योंकि अल्फा कण ही क्या है, हीलियम परमाणु का नाभिक है, परमाणु का नाभिक। समझ में आ गया होगा। अल्फा कण के अंदर क्या क्या आ रहा है, 2 प्रोटॉन है, 2 ही न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, हम जानते हैं। हमें निकालना क्या है, अल्फा कणों पर कितना आवेश होगा। तो बचा क्या, 2 प्रोटॉन बचे इसमें, तो 2, और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो फॉर्मूला इंपुट कर देंगे, Q इजिकल टू N इंटू ए होता है, Q इजिकल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो Q इजिकल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरे न्यूमेरिकल पर चलते हैं। एक चालक पर 1 कूलाम ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे इसका मतलब क्या है कि ये ऋण आवेश होगा, तो इलेक्ट्रॉन अधिक है। देखिए यहाँ पे, और क्वेश्चन में क्या दिया है, ऋणावेश दिया हुआ है, Q बराबर N इंटू ई, इतना कूलाम का आवेश है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, Q की वैल्यू हो गई। और N पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, N की वैल्यू पूछी है, तो N इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, 19 को ऊपर ले जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 10/16। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18, यानी इसमें से एक 10 को हम इधर ले आएंगे तो 100 हो गया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। हम जानते हैं कि जो n होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वो इंटीजर मतलब पूर्णांक के रूप में ली जाती है, तो पॉइंट में नहीं लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से अगर पॉइंट हटाते तो इधर क्या हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, तो 625 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट हमारा, एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम धनावेश है। यहाँ पे धनावेश हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये हमें इससे पता चल रहा है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की देखो कमी हो गई, कितने इलेक्ट्रॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी होगी, तो आंसर यहीं से पता चल गया। जब धनावेश वस्तु होगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। Q बराबर N इंटू ई फॉर्मूला लगाएंगे और बिल्कुल सेम उसी की तरह ऊपर वाले की तरह सॉल्व कर लेंगे इसको। तो N इजिकल टू कितना आएगा, 15 आएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है 7N14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पर फिर बिल्कुल सेम फर्स्ट वाले की तरह ही है। 7 क्या है, प्रोटॉन है, 7 ही न्यूट्रॉन है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 7 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें इस पे तो हमें पता है कोई आवेश ही नहीं होता, तो बचा क्या, Q बचा, वो 7P बचा। तो P पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻19, तो 7 प्रोटॉन है तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 11.2 इंटू 10⁻19 कूलाम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक और न्यूमेरिकल है, लास्ट है। किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। आवेश की प्रकृति पूछी है, अधिकता है इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होगा, कैसी प्रकृति होगी, तो ऋणात्मक होगा, यानी ऋण आवेश होगा। आवेश की मात्रा बताइए, यानी Q की वैल्यू बताइए, Q इजिकल टू N इंटू ई। N की वैल्यू ये दे ही रखी है और E की वैल्यू सबको पता ही है, लगा देंगे और इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, Q इजिकल टू 2.4 इंटू 10⁻16 कूलाम आएगा। ये हमारे थे न्यूमेरिकल इस पर बेस। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम, जो कि है इंपॉर्टेंट, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, 2 स्थिर बिंदु, इसमें स्थिर बिंदु लिए जाएंगे, 2 बिंदु होंगे और दोनों बिंदु क्या होंगे, स्थिर होंगे। बिंदु का मतलब होता है छोटे आवेश होंगे, बहुत बड़े भारी आवेश नहीं होंगे, छोटे आवेश होंगे। और स्थिर का मतलब है एक जगह पर स्थित रहेंगे, यानी 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। अब चित्र से देखते हैं, हमने कोई 2 वस्तु मान ली, इसको मान लिया A और इसको मान लिया B। A पर आवेश लगा Q1 और B पर आवेश लग रहा है Q2 और ये दोनों आवेश R दूरी पर रखे हुए हैं। तो यही लिखा है, माना 2 बिंदु आवेश है Q1 Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, उनके बीच लगने वाला जो बल है वो इस प्रकार होगा। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ गए होंगे, जो लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, Q1 Q2 के प्रोडक्ट के समानुपाती होगा। समीकरण 1 मान लेंगे। F समानुपाती 1/r², यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। दोनों को अब मिला देंगे, F समानुपाती Q1 Q2/r² हो जाएगा। फिजिक्स में सब जानते हैं, समानुपाती का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। F इजिकल टू K Q1 Q2/r², जहां K क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका मान होता है K बराबर 1/4πε0।
तब बल का मान क्या हो जाएगा, के की वैल्यू ये वाली यहाँ पर पुट कर देंगे तो बल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 क्या है यहाँ पर, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, इसको हम एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं। अब इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी होती है, K इजिकल टू भी मैंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ये न्यूमेरिकल में यूज होगी। अगर हम इस पूरे की वैल्यू इतनी मानते हैं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर से देखते हैं हम, F इजिकल टू इसकी जगह पर कितना लग जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही क्या है, कूलाम का नियम है। अब उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में भी आता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक, बीमी सूत्र और उसकी वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हम मात्रक निकालना सीखेंगे। हम जानते हैं F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने अभी ऊपर पढ़ाई है। वैल्यू किसकी निकालनी, एप्सिलॉन 0 की निकालनी, तो इस एप्सिलॉन 0 को इधर ले आएंगे और इस F को नीचे ले आएंगे। अब हम देखो पहले ही बता चुके हैं, Q1 क्या है, आवेश है, इसका मात्रक यहाँ कूलाम, और ये Q2 क्या है, ये भी आवेश है, इसका मात्रक कूलाम, R क्या है, दूरी, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर, और इस पे स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, और बल का मात्रक सब जानते हैं क्या होता है, न्यूटन। इसलिए हम यहाँ पर मात्रक पढ़ रहे थे, इसलिए हमने इधर वाली साइड में सारे मात्रक लगा दिए। अब कूलाम 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 स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो गया अपॉन में, और न्यूटन, यानी एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब हम बीमा निकालेंगे, बीमा के लिए भी वही होगा, ये क्या है, क्यू, क्योंकि बीमा हम क्या जानते हैं, एटी होती है, और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो एटी का होल स्क्वायर होगा। न्यूटन की क्या होती है बीमा सूत्र, ml/t - 2, ये हम सब फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लगाएंगे। और मीटर क्या होता है, L, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, A2T2 अपॉन ml/t - 2 और L स्क्वायर और L कितना हो गया, L2 और 1 कितना हो गया, L3 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m-1, ये भी ऊपर जाएगा, ये दोनों ऊपर जाएंगे, और ये प्लस का हो जाएगा ऊपर जाके, तो m-1 L-3 T2, और ये भी 2 ऊपर चला गया और A2, तो फाइनली क्या आया, m-1 L-3 T की पावर 4 और A की पावर 2, ये क्या हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट। इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये इसका बीमी सूत्र हो गया। अगर इसका मूल मात्रक हम निकालना चाहें तो m की जगह पे क्या लिखते हैं, किलोग्राम, L की जगह पे क्या लिखते हैं, मीटर, और T क्या होता है, सेकेंड, और A क्या होता है, एम्पियर। उसकी पावर जो यहाँ पर है वही सेम लगा दी, ये आपका हो गया मूल मात्रक। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हम जानते हैं, हम इसका मात्रक निकाल लाए हैं, बी में सूत्र भी हो गया है। अब वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखिए हम जानते हैं K इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू 9 × 10⁹। अभी मैंने पीछे बताया आपको, वैल्यू किसकी निकालनी, एप्सिलॉन नॉट की। इसको इधर कर लेंगे और इसको नीचे ले आएंगे एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 ऐसी रहेगा, पाई की वैल्यू लगा देंगे, इंटू 9 × 10⁹ इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट। अब आप सभी इतना तो कर ही सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे फिर, और डिवाइड कर इसका आंसर आ जाएगा 8.86 × 10⁻12, और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लगा देंगे कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करिएगा, यही आएगा। अब पेपर में जो पूछा जाता है या तो इसका मात्रक पूछा जाता है, बी में सूत्र भी पूछ लेता है, कभी कभी इसकी वैल्यू भी। उसके बाद एक नोट करके लिखेंगे हम, क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं ना, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर। जब आवेश हवा या निर्वात में हो तब क्या होगा, फोर्स की वैल्यू ये होगी, और जब आवेश किसी मीडियम में हो, यानी अगर मीडियम में होगा तो क्या होगा, 1/4 पाई बिल्कुल सेम आएगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर K से मल्टीप्लाई हो रही है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बस इतना सा चेंज है, बाकी सेम रहेगा। और जहां पर K क्या है, परावैद्युतांक है। अब K का मान देखते हैं, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, कितना होता है वो देखते हैं। निर्वात या हवा के लिए K का मान 1 के बराबर होता है, K की वैल्यू 1 होगी, और सभी धातुओं के लिए K की वैल्यू इन्फिनेटिव होगी। और अन्य मीडियम में, यानी हवा या निर्वात को छोड़कर अन्य मीडियमों में जो K की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी 1 से, 1 से बड़ी होगी। उसके बाद एक नया टॉपिक है बच्चों, आवेश पर लगने वाले बल की तुलना, यानी जो बल लगता है वो किस पर ज्यादा होगा, फोर्स जो है मीडियम में ज्यादा होगा या एयर में ज्यादा होगा, देखते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं, देखो जब दो आवेश निर्वात में होते हैं तो बल कितना होता है, F, एयर लिख दिया हमने क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं निर्वात में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। जब दो आवेश मीडियम में होते हैं तब फिर हमने ऊपर अभी बताया था, यही मीडियम में क्या बताया था, ये K आ जाता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, F मीडियम इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो F एयर अपॉन F मीडियम इजिकल टू ये वाली वैल्यू 1 की अपॉन सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू सेम जो होगा वो सब कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कट गया, Q1 Q2
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर भी कट गया, सिर्फ क्या बचा 1 अपॉन ऊपर 1 बचा अपॉन 1 अपॉन k बचा, तो ये k ऊपर पहुंच जाएगा। तो F एयर अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू क्या आ गया, k आ गया। अब हम क्या करेंगे, F मीडियम की वैल्यू निकालेंगे, तो इस k को इधर ले आएंगे, F मीडियम इज इक्वल टू F एयर अपॉन k। अब क्या होगा, निर्वात या हवा को छोड़कर सभी में k का मान सदैव 1 से ज्यादा होता है, ये पहले बता चुके हैं। इसका मान तो 1 होता है हवा में, लेकिन अन्य मीडियमों में इनको छोड़कर और अदर्स मीडियम जो होते हैं उसमें k का मान 1 से ज्यादा होता है। अगर ये हम k का मान 1 से ज्यादा लगाएंगे तो ये वैल्यू जब डिवाइड करेंगे तो ये कम हो जाएगी, इसका मतलब मीडियम में जो फोर्स होगा वो कम होगा। इससे हमें फाइनली पता चल गया जो मीडियम होता है उसमें फोर्स कम लगता है एयर की अपेक्षा, एयर में फोर्स ज्यादा लगता है। अब कुछ सीमाएं हैं कूलाम के नियम की, वो देख लेते हैं। नंबर 1 बच्चों, बिंदु आवेश होना चाहिए, यानी जो आवेश होंगे बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे आवेश होने चाहिए। नंबर 2 स्थिर आवेश होना चाहिए, यानी वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, 2 बिंदु आवेश होते हैं तो उन दोनों को स्थिर होना चाहिए। आर का मान 10 की घात -15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, जो Q1 Q2 लेंगे उसकी वैल्यू जो है 10 की पावर -15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में जो यूज होता है वो फॉर्मूला लिख लेंगे, F इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें खासियत क्या है बच्चों, नंबर 1 आवेश को चिन्ह सहित नहीं लेना है, और नंबर 2 यानी अगर ये प्लस का ये माइनस का तो दोनों को प्लस ही लेंगे, उसमें हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो चिन्ह होता है वो केवल बल की दिशा को प्रदर्शित करता है कि वो आकर्षण है या प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित, बस यही बताता है। नंबर 2 n आवेश अगर हो आपके पास और आपसे पूछा जाए कि इसमें बलों की संख्या कितनी होगी, हमने मान लो आपको 3 आवेश दे दिए, उनके बीच पूछा गया बल कितने, तो फॉर्मूला होता है n × n-1/2, यानी आवेश की संख्या कितनी मैंने दी, 3 दी, एक आवेश ये है, एक आवेश ये और एक आवेश ये, तो 3 × 3-1/2, इसको सॉल्व करेंगे 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल 3, यानी एक बल यहाँ लगेगा, एक बल यहाँ, एक बल यहाँ, इन दोनों के बीच एक बल, इन दोनों के बीच एक बल, इन दोनों। इसी प्रकार से अगर और बल चार आवेश हो जाए तो उनके बीच भी हम बल निकाल सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ 4 पुट कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या रिलेशन है दोनों में। वैद्युत बल बच्चों देखो इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हम पहले पढ़ चुके, 10th में, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हुए आ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोनों में तुलना देखें क्या होता है। वैद्युत बल Fe यानी इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, Fe से प्रदर्शित किया, अभी मैंने ये फॉर्मूला पीछे पढ़ाया है, समीकरण 1 हो गई। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स Fg = Gm1m2 अपॉन r, इसका समीकरण नंबर 2। दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, Fe अपॉन Fg = K Q1 अपॉन r स्क्वायर Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, सेम वाला कट जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल, बाकी जो बचा वो लिख देंगे। तो क्या आया, Fe अपॉन Fg बराबर K Q1 Q2 अपॉन Gm1m2, ये फॉर्मूला आ गया। तो ये क्या है, रिलेशन हो गया दोनों में। अब क्या है, k इज इक्वल टू, यहाँ k है, k की वैल्यू हम पहले पढ़ चुके हैं 9 × 10 की पावर 9, और g क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है 6.67 × 10 की पावर -11, ये पहले बता चुके हैं 10th क्लास में। उसके बाद हम तुलना कर रहे थे दोनों में, देखिए वैद्युत बल जो होता है वो आवेशों के बीच लगता है, इस वाले फॉर्मूले से पता चल रहा है आवेशों के बीच लगेगा, और जो ये वाला फॉर्मूला है इससे हमें पता चल रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो द्रव्यमानों के बीच, m1 m2 क्या है, मास है, तो ये क्या हो गया, द्रव्यमानों के बीच लगेगा, ये अंतर हो गया पहला। नंबर 2 जो वैद्युत बल होता है उसमें आकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। जब मैंने स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि आकर्षण कब लगेगा, प्रतिकर्षण कब लगेगा। आकर्षण जब क्या होगा, जब विजातीय आवेश होंगे प्लस माइनस और माइनस प्लस, प्रतिकर्षण कब लगेगा, जब प्लस और प्लस, माइनस या माइनस। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में केवल क्या होता है, आकर्षण बल होता है, जैसे पृथ्वी पर जो भी वस्तु आती है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है हर वस्तु को, तो उसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, आकर्षण का बल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों होते हैं। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि वैद्युत बल जो होता है अत्यंत प्रबल होता है, यानी स्ट्रांग होता है, और ये अत्यंत दुर्बल बल होता है। क्वेश्चन अगर आ जाए इन दोनों में कौन प्रबल है, तो क्या होगा, वैद्युत बल ज्यादा प्रबल है। ये मीडियम पर डिपेंड करते हैं और ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करते, यानी जो वैद्युत बल होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, हवा या निर्वात में अलग होता है फोर्स की वैल्यू, और जो मीडियम होता है उसमें अलग, यानी मीडियम पर डिपेंड करते हैं। मीडियम में कम होता है वैद्युत बल, और जो हवा होती है उसमें ज्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान कितने भी द्रव्यमान का कोई भी हम वस्तु लेके जाएं तो उसका मान चेंज नहीं होगा कहीं पर भी, इसलिए ये निर्भर नहीं करता है मीडियम पर। लास्ट है ये 10 की पावर माइनस, मैंने इससे पहले बताया था कि उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 की पावर माइनस 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, तभी ये बल कार्य करता है। और ये छोटी से लेकर बड़ी दूरियों पर सभी के बीच लगता है, अत्यंत सूक्ष्म, यानी
बहुत थोड़ी सी दूरी पर भी लगेगा, बहुत बड़ी, यानी सूर्य से पृथ्वी तक के बीच की जो दूरी है उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, लेकिन इसकी तो वैल्यू डिसाइड है 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, तब ये बल कार्य नहीं करेगा। अब उसके बाद है कूलाम के नियम का उपयोग। कूलाम का नियम तो पढ़ लिया, लेकिन हमने उपयोग कैसे करेंगे। नंबर 1 पहले ही बताया था मैंने, ये तो फॉर्मूला है। आवेश को चिन्ह सहित नहीं रखना है, क्योंकि जो चिन्ह होता है वो केवल बल की दिशा को बताता है। जैसे एक +5 कूलाम का आवेश है, दूसरा -5 कूलाम का आवेश है, तो इससे हमें पता चल रहा है इन दोनों के बीच आकर्षण है, यानी इन दोनों में गहरी दोस्ती है। दूसरा है +5 कूलाम का है, दूसरा +5 कूलाम का, इससे हमें पता चल रहा है इसमें प्रतिकर्षण हो रहा है, तो इन दोनों के बीच क्या है, दुश्मनी, क्योंकि ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। नंबर 2, n आवेशों के बीच बलों की संख्या का फॉर्मूला पहले बता चुके हैं, n × n-1/2। इसमें मैंने एग्जाम्पल 2 आवेशों के बीच बल निकाला है, तो कितने लगेंगे, 1 बल लगेगा, यानी ये 2 आवेश है, इन दोनों के बीच 1 बल कार्य करेगा। और पहले 3 के लिए निकाला था तो कितने बल आए थे, 2 बल आए थे। अब उस 3 के लिए निकाला था तो 3 बल आए थे, 3 बल कार्य कर रहे थे। अब ये लास्ट पॉइंट है, 2 आवेशों के बीच अगर तीसरा आवेश रख दिया जाता है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी एक 5 कूलाम का आवेश इधर है, एक 3 कूलाम का आवेश है। अब एक बीच में और रख दो किसी को आवेश को, तो इन दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यानी इन दोनों के बीच अगर हम बल का मान निकालते हैं तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब छोटा सा एक न्यूमेरिकल समझ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो बाद में बताएंगे। 2 कूलाम और 4 कूलाम के बीच 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ये दोनों आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच में एक तीसरा आवेश भैया और डाल दिया गया 1 कूलाम आवेश का, तो पूछा है उनके बीच वैद्युत बल कितना होगा। तो हम एक चित्र से के मीडियम से समझते हैं, माध्यम से। 2 कूलाम का आवेश है, ये 4 कूलाम का आवेश है, इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, 2 मीटर की दूरी है। अब बीच में भैया कौन सा आवेश रख दिया, 1 कूलाम आवेश रख दिया, तो इन दोनों के बीच की दूरी आधी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी, इनके बीच भी 1 मीटर हो जाएगी। तो अगर हम देखते हैं कि F1 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो इन दोनों के बीच F1 और इन दोनों के बीच F2 निकालेंगे। F1 की वैल्यू क्या होगी, Q1 ये हो जाएगा, Q2 ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर इन दोनों के बीच की निकालें तो Q1 Q2 ये हो जाएंगे। तो अगर F1 निकालते हैं, K ऐसी रहने दे, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सिंपल हो जाएगी, इसलिए हम नहीं रखते हैं कि Q1 की वैल्यू क्या है 2 × Q2 की वैल्यू कितनी है 1, यानी हम इसके और इसके बीच निकालते हैं। तो दूरी कितनी है इन दोनों के बीच, 1 मीटर, तो 1 मीटर का होल स्क्वायर यानी 2 किया जाएगा। F2 भी अगर इसी तरीके से निकाले, यानी 1 कूलाम और 4 कूलाम के बीच में दूरी कितनी है 1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 kg आ जाएगा। अब हमें इनका परिणामी बल निकालना है, क्योंकि देखिए सब पॉजिटिव में दे रखे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और जब प्रतिकर्षित करेंगे इसका मतलब हो ये विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में यानी बड़े वाले में फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर देंगे तो परिणामी बल आ जाएगा। F = हो जाएगा F2 - F1, 4K - 2K = 2K बचा। अब हम K की वैल्यू पुट कर देंगे, F = 2 × 9 × 10⁹ यानी 18 × 10⁹ न्यूटन आ गया। अब मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच अगर तीसरा बल आता है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अभी हमने क्या बात करी, इन दोनों के बीच बल निकाला, इन दोनों के बीच बल निकाला, फिर उसको माइनस किया, फिर परिणामी बल निकाला। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे, फिर उसके बीच बल निकालेंगे, तो F = K ऐसी रहेगा, Q1 Q2 यानी 2 × 4/r। इन दोनों के बीच की दूरी तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। इसको जब सॉल्व किया तो क्या है, 2 की आया, तो ये क्या हो जाएगा, = 18, 2 9 दूनी 18 × 10⁹ कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है। इसका मतलब है इस पर बीच में रखने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये थी हमारी फिजिक्स की फर्स्ट क्लास थी, जिसमें फर्स्ट लेसन था इंटर का, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। मैं समझती हूँ कि आपको शायद समझ में आया होगा जितना भी मैंने इसमें बताया है। अब नेक्स्ट जो भी हम टॉपिक लेंगे वो इसके आगे का लेंगे, और ऐसे धीरे धीरे करके हम कंप्लीट कर लेंगे अपने फिजिक्स का फर्स्ट लेसन। थैंक्स। इसी के बीच हम इस लेक्चर को हम फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।